हाँ हाँ, कंप्लीट बता दिया था सर आपने। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर माइक ऑफ करो। Constructor and types of constructor. Constructor and types of constructor. Types of constructor. How many types of constructor are there? First, to parameterize constructor, non-parameterized constructor, default constructor, default constructor, parameterized constructor, parameterized constructor, non-parameterized constructor, non-parameterized constructor. सर फर्स्ट वाले में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख दिए, वो हटा दीजिए। ओके ओके, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है यार? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलो जिसे कंपाइलर ऐड करता है। हाँ सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ऐड करता है, ठीक है। यस सर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर ऐड करता है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, देखो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब क्रिएट होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब क्रिएट होता है? जब हम प्रोग्राम में एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है कंपाइल टाइम पर, ठीक है। अगर पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज एक भी अगर कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया जाएगा कंपाइल टाइम पे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स, कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास जो है क्लास के नेम से क्रिएट किया जाता है। तो जैसे क्लास का नेम क्या है? सैंपल। सैंपल एक क्लास का नेम है और इसके पास 2 प्रॉपर्टी है, लाइक इंट ए और इंट बी, 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज को फील्ड्स भी बोल सकते हैं, फील्ड या प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होते हैं फील्ड्स, प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, कैसे इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा इस क्लास का? अगर आप इसमें मेंशन नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ऐड करता है। कंपाइलर ऐड करेगा तो जो कंपाइलर बाय कंपाइलर
जो ऐड करता है वो सिंटैक्स क्या है कंस्ट्रक्टर का, देखो कंस्ट्रक्टर क्या नाम से बनेगा यार, सैंपल, ये है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इंटरनली मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, बट लॉजिक इसमें कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट होगा ये कैसा कंस्ट्रक्टर है यार, पैरामीटराइज है नॉन, पैरामीटर मतलब क्या है, इसका क्या इनपुट, कोई इनपुट है माइक है स्लो, इसमें कोई पैरामीटर में कोई इनपुट है जैसे कि इंट ए, ऐसा कोई इनपुट नहीं। तो अगर इनपुट नहीं है तो इसको नॉन पैरामीटराइज बोलते हैं। तो नॉन पैरामीटराइज जो है ये नॉन पैरामीटराइज तो है लेकिन ये क्या ऐड करता है, कंपाइलर। कब, जब आप अपने प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या, कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा, एक मिनट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये आपका डिफॉल्ट, जब कोई भी सर एक्चुअली सर मैं आज थोड़ा ऑन द वे हूँ सर, तो अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा सर मैं। ठीक है, सर मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा सर मैं अभी मॉर्निंग में सर, अगर आप ठीक है ओके। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर will added by compiler. Parameterized constructor, first non parameterized देखो, हाँ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्लास सैंपल, इसके अंदर क्या होंगे, दो इनपुट, क्या बोलते हैं फील्ड्स या प्रॉपर्टीज, इंट ए इंटू बी। एक एग्जांपल है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाएगा इसके अंदर, क्या नाम से, सैंपल, सैंपल कंस्ट्रक्टर। ये होगा क्या, इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इधर देख लो, ये नॉन पैरामीटराइज सिंपल, ये आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक। थर्ड जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्लास सैंपल, क्लास सैंपल this input into a comma into b, सैंपल सेपरेटेड। हाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाएगा किसके नेम से, क्लास के नेम से, देन इसकी लॉजिक, ये है पैरामीटराइज। पैरामीटराइज क्या इसके अंदर पैरामीटर है, नहीं, ये नॉन पैरामीटराइज, कोई पैरामीटर नहीं, इसका मतलब नॉन पैरामीटर। इसके अंदर पैरामीटर पास करना है
तो इसको बोलते हैं, जैसे कि ये वैल्यू ए एंड बी में हमें कोई डेटा सेट करनी है, तो उसके लिए हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो इनपुट जो होगी वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा स्टोर कराना, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, पैरामीटर ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पास हम यूजर के थ्रू वैल्यू इंसर्ट नहीं करा रहे, मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू स्टोर नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पास उस पैरामीटराइज है, ये नॉन पैरामीटराइज, ये पैरामीटराइज। तो इंट ए कॉमा इंट बी, ये पैरामीटर हो गया, यस। तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये क्या है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कितने टाइप्स कंस्ट्रक्टर होते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम? इसको समझ में नहीं आया सिंटैक्स यार? क्लियर? यस यस सर, क्लियर सर, क्लियर। ठीक है। तो एक होता है, अभी आगे बताएंगे आपको, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मालूम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर चेनिंग किसको? नहीं मालूम, चलो। कंस्ट्रक्टर, बोलो बोलो। सर नाम सुना है, वैसे आइडिया नहीं है सर क्या होता है। अच्छा ठीक है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो होती है, एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, उसको कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे बोलते हैं? इससे सेम क्लास है। अब ये इंट ए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना मतलब कि जैसे मान लो कि एक यूजर है, वो डेटा इंसर्ट करता है, डेटा पास करता है इंट फॉर्मेट में। कौन सा फॉर्मेट? इंट फॉर्मेट में 10। दूसरा डेटा आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हाँ? तीसरा जो आ हाँ रहा है, सर। हाँ अभी आगे चीजें समझ में आएगी, तो रैपर क्लास के थ्रू पार्स होके आ रहा है। तो इंटीजर न्यू सॉरी सर का ऑब्जेक्ट किया में हमने वैल्यू पास किया, इसके थ्रू आ रहा है आपका। बताओ कितने, ये आपका जो डेटा आ रहा है इंट टाइप में, ये डेटा किस टाइप का है, इंट टाइप का ना। दूसरा यस। स्ट्रिंग, तीसरा इंटीजर क्लास। तीनों अलग अलग टाइप, लेकिन डेटा यूजर ने एंटर क्या किया, तो वो तो 10 एंटर किया, लेकिन सभी के प्रोग्राम लिखने की लॉजिक डिफरेंट हो सकती है। तो इस अच्छा। हाँ सभी की डिफरेंट हो सकती है, वो किसी भी मैनर में डेटा एंटर करा सकता है, क्योंकि आप सिंगल पर्सन नहीं है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, और सबका रीजन है अलग अलग है, कब कहाँ पास डिजाइन करना है, कब कहाँ पास बनाना है, इंट कब लेना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग है तो उसके लिए तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होते हैं, अलग अलग जगह से डेटा हम रीड करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब कि जैसे मान लो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक एग्जांपल देखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सैंपल क्लास का नेम क्या है? पूरा कंप्लीट
sample logic into a into b, ठीक है, या एक ही ले लो, into a into b। कंस्ट्रक्टर बनाया, कौन सा? हाँ सर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट किया, क्या होगा? पैरामीटराइज क्लास के नेम से क्रिएट होगा, सैंपल पैरामीटराइज। पैरामीटर क्या? फर्स्ट वैल्यू यूजर से किस टाइप की वैल्यू आ रही है? इंट टाइप की, यस। इसको क्या करना है? ये इंट डेटा टाइप है ना, हाँ सर। इसको स्टोर करना है, दिस डॉट ए इक्वल टू ए, ये इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ये जो डेटा पास कैसे किया जाता है, इसके अंदर कैसे पास किया जाएगा? जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा यार? सर न्यू कीवर्ड से। न्यू कीवर्ड से, क्या नाम से? कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है? सैंपल। कौन सा सैंपल है? कंस्ट्रक्टर। ये कॉल किया जाएगा, हाँ सर। हाँ। लेकिन ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज? सर नॉन पैरामीटराइज्ड। लेकिन हमने कौन सा डिफाइन किया है यहाँ पास? सर पैरामीटराइज्ड। तो पैरामीटर, यहाँ कोई नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है? नहीं है सर। तो ये जब आप कॉल करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना कंपाइल टाइम पे? हाँ सर आएगी सर। हाँ, क्यों आएगी? क्योंकि अब जो कंपाइलर जो नॉन पैरामीटराइज मींस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट कर रहा था, अब क्रिएट नहीं करेगा इस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ठीक है। याद रखना यार, सब इंटरव्यू के भी टॉपिक हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कोडिंग टेस्ट में भी ये सारे पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान से सुनना, समझना, देखना है। हाँ सर। सैंपल, अब ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ, हेलो, यहाँ पास क्या वैल्यू पास कर रहे हैं? 10 सर। 10। 10 ये किस टाइप का डेटा है? इंटीजर या स्ट्रिंग? इंटीजर सर। इंटीजर। अगर मान लो किसी ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो यूजर से डेटा ले रहा है आपसे, डबल कोट 10। अब बताओ इस सिचुएशन में कैसे इस कंस्ट्रक्टर को, आपके पास सिंपल एक ही कंस्ट्रक्टर है, तो स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा ले रहा है इनपुट? नहीं। हाँ सर। किसी ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसी ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो पास किया इंटीजर में, न्यू इंटीजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पास कर दिया 10। क्या है ये सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, बस आपको ये देखना है, 10 देखना है कि 10 वैल्यू जो जा रही है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप में जा रही है। 10 एक इंट टाइप से जा रही है, एक स्ट्रिंग जा रही है, एक रेपर क्लास है इंटीजर, इंटीजर क्लास के थ्रू जा रही है। हाँ? तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्टर में, हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट है वो सिर्फ और सिर्फ इंट वैल्यू के लिए क्रिएट किया है। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा अगर स्टोर करना चाहूँ तो इसके लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो क्या करोगे आप? यूजर को बोलोगे कि हे यूजर, पहले तुम एक काम करो, जो डेटा आ रहा है इसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग से कन्वर्ट करो इंट में, इंट के बाद इंट वैल्यू हमें प्रोवाइड दो, तब जाके मैं इसको कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ। तो यूजर तो बोल देगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोलेगा यूजर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देता हूँ कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करेगा यूजर? कन्वर्टेशन बता दूंगा आपको।
कि इंट से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, स्ट्रिंग से डेटा कैसे कन्वर्ट किया जाता है इंट में। मान लो इस सभी ने कन्वर्ट किया, कितने यूजर्स हैं, इसने भी कन्वर्ट किया स्ट्रिंग से डेटा, तो x कैसे कन्वर्ट किया जाता है बता रहा हूँ, अगर आपको समझना नहीं सिर्फ देखना है, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे फोकस करना है कि उसकी नीड क्यों है, क्यों बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड क्यों किया जा रहा है, नीड देखना है, ठीक है। प्रोग्राम में ही देखना है, प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भी नहीं बताया हूँ। तो स्ट्रिंग में डेटा आ रहा है और हमें कन्वर्ट करना है इंट में। इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट यहाँ पास num इक्वल टू, इसके पास एक हमारे पास क्या आती है, रैपर क्लास है इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ 10। तो हम क्या करेंगे, 10 इसको देंगे, 10 इसको दिए, अब इसके अंदर क्या आएगा, ये 10, अब ये स्टोर किया है क्या नम, अब ये कन्वर्ट कर दिया नम, ये नम, ये जो था स्ट्रिंग, इसको कन्वर्ट कराया इंट में, स्टोर कर दिया, ठीक है। पार्स इंट हाँ मौजूद है सर। इसके पास इंट में, तो इस तरह से इसने कन्वर्ट किया, यस पास किया। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता है, सिंपल नम कंस्ट्रक्टर, हाँ सिंपल सर। नंबर पास किया 10, यस। अब ये इस कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो हमारे पास 1000 यूजर हैं, सपोज मान लो 1000 यूजर हैं, तो ये जो कन्वर्जेशन प्रोसेस है, टाइप कन्वर्जेशन प्रोसेस है, तो ये 1000 टाइम ये वन एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी कि नहीं हाँ सर। कन्वर्ट कराने में। तो ये क्या रिकमेंडेड अप्रोच है, यूजर से बोलोगे कि फर्स्ट आप 1000 टाइम जितने भी यूजर आ रहे हैं 100 200 300 सारे के सारे कन्वर्ट करके तब कंस्ट्रक्टर कॉल करे, या फिर कोई ऐसा लॉजिक बनाए कि हे यूजर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करो, मैं हैंडल कर लूंगा, आप चाहे किसी भी फॉर्मेट में डेटा एंटर करो, है? तो हम सर। बोलेंगे कि हम हैंडल कर लेंगे, आप किसी भी फॉर्मेट में दो, आप स्ट्रिंग में दोगे 10 तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा, आप इसमें दोगे इंट में तो भी मैं कन्वर्ट कर लूंगा, रैपर क्लास में दोगे तो भी कन्वर्ट करा दूंगा। तो बताइए ये आपका जो एप्लीकेशन है, ये हर कोई चाहेगा कि इस एप्लीकेशन को हम यूज करें, क्यों, क्योंकि ये कस्टमाइज कर लेता है, चीजों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। ये जो है ये एप्लीकेशन जो है बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है टाइप कन्वर्जेशन में, हर यूजर को बोल रहा है कि टाइप कन्वर्ट करके दो, नहीं तो अगर प्रॉब्लम होगी तो हम नहीं जानते क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही कंस्ट्रक्टर है वो भी इंट टाइप का। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि जैसे मान लो एक क्लास लिया, ठीक है, एक क्लास सैंपल लॉजिक इंट डेटा, और एक कंस्ट्रक्टर किया सैंपल कंस्ट्रक्टर जो कि इनपुट ले रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। किस टाइप की पैरामीटर है, इंट वैल्यू लिया, इंट ए इनिशियलाइज कर दिया किसके अंदर, दिस डॉट ए इक्वल टू ए के अंदर, ये तो इंट टाइप की वैल्यू। इसी तरह से इसने एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके रखा है, वो है किस टाइप का, किस टाइप की वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग टाइप का,
स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का जो वैल्यू होगी इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक वन टाइम कैसे कन्वर्ट करना है, वो रैपर क्लास यूज करके हम कन्वर्ट करके इंट असाइन कर देंगे, ठीक है। ये है एक कंस्ट्रक्टर। दूसरा है इंटीजर क्लास, है ना। इंटीजर क्लास, इंटीजर ही तो भी इसको हम लेंगे, इसको क्या कन्वर्ट करा के भेज देंगे। तो तीनों कंस्ट्रक्टर हमने बना लिए। हाँ सर। अब यहाँ से ये जो मेथड है 1 2 एंड 3 है। अगर यूजर डेटा एंटर करता है इंट टाइप का, तो बताइए किधर इसको कॉल करेगा। यस सर। इंटीजर दे रहा है तो सॉरी, ये इसको बोल करते अच्छा वाला नहीं, गलत इनपुट कर दिया। है ना, ये है स्ट्रिंग टाइप के लिए, इंटीजर टाइप के लिए। ठीक, फिर ये कन्वर्जेशन, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोड समझ में आ रहा। क्लास का नेम सेम है बट पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है ना यार। पैरामीटर सभी के डिफरेंट हाँ है, इंट हाँ टाइप, सर। स्ट्रिंग, इंटीजर, तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। यस सर। क्लियर हुआ। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखना है यार, ये प्रोसेस नहीं देखना है कि ये प्रोसेस कैसे हो रही है, ये प्रोसेस अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कैसे कैसे चीज आपको ये नहीं देखना, आपको सिंपल क्या देखना है, ये जो तीनों मैंने मेथड बनाए हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ऐड करता है। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये आप प्रोग्रामर ऐड करता है अपनी क्लास में। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो इनपुट लेता है, ठीक है। ये तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है कि कंस्ट्रक्टर जो होगा आपका, क्लास नेम तो सेम होगा बट क्या होगा, उसके पैरामीटर डिफरेंट होंगे, पैरामीटर मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर हुआ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यस सर। हाँ। यस सर। सर एक चीज ये पूछनी थी। हाँ पूछो। सर जैसे और भी डेटा टाइप्स है डिफरेंट डिफरेंट, तो उनके लिए अलग से हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर फिर से? हाँ हाँ देखो, जैसे कि जितने भी डिफरेंट टाइप के डेटा हैं, जैसे क्या आपको प्रोवाइड करना है, कोई एक एग्जांपल जैसे बताओ। जैसे बूलियन वाला मान लेते हैं, ट्रू फॉल्स हाँ, कंडीशन हो तो गई। बुलियन के लिए बनाना है आपको, कैसा डेटा है तो बुलियन के लिए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो आपको डेटा प्रोवाइड करना है, जैसा आपको इनिशियलाइज कराना है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो डेटा टाइप आपको बनाना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हाँ हाँ ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर पे चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो बनाएंगे, वो आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट होगा, उसमें क्या है कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास होती है, वहां पास आपको कंस्ट्रक्टर चेनिंग आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करता है, क्लियर होंगे। चलो एक सेव करते हैं इसको, वेरिएबल कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, प्रोग्राम का नाम सैंपल डॉट जावा डॉट फाइल सेव। क्लास, प्रोग्राम का नेम सैंपल। फील्ड्स हमारे इनपुट फील्ड्स, सॉरी
इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक इंट ए कॉमा इंट बी, दो वेरिएबल्स हैं। इसमें मैंने और इंट ए इंट बी बस सिंपल तरह देते हैं। एक मेन मेथड अभी क्रिएट करते हैं, फिर इसके बाद बताता हूँ। पब्लिक स्टैटिक void main string args इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मीन्स अपना डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे कि न्यू सैंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें मैंने क्या किया, डेटा स्टोर किया सैंपल s1 में। कैसे डेटा स्टोर करेंगे? s1 डॉट a वेरिएबल इक्वल टू 10 और s2 डॉट b वेरिएबल 20 इनिशियलाइज करा दिए। यस, डिस्प्ले करते हैं इसको, प्रिंट करते हैं डेटा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ s1 डॉट a और s1 डॉट b। सेव, कंपाइल, फाइल cmd ओपन, है ना। जावा सी सैंपल डॉट जावा कंपाइल हुआ। क्या प्रॉब्लम आई? s2 फाइंड कैन नॉट फाइंड सिंबल। 1 मिनट, s2 किधर हमने लिखा है यार? s1 s ओ सॉरी s1 नहीं, s2 नहीं, s1 है ना, s1 रेफरेंस वेरिएबल। यस, सेव, रिकम्पाइल। यस, डॉट क्लास फाइल क्रिएट यार, हमारा डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गया ना। एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम। जावा यस सर। सैंपल, क्या आउटपुट आया? 10 एंड 20, 10 एंड 20। ठीक है, ये क्लैरिटी आई प्रोग्राम में। किसको नहीं समझ में आया प्रोग्राम? ये प्रोग्राम किसी को समझ में आया? मानने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा बोल सकते हो सर मुझे नहीं आया। कि कैसे कैसे आपने लिख दिया मुझे कुछ नहीं समझ में, आप सीधा बोल सकते हो। ठीक है, अगर आ गया हो तो ये बोल सकते हो सर क्लैरिटी है, मतलब समझ में आ गया। क्लैरिटी है सर, क्लैरिटी है। क्लैरिटी है, ठीक है। कुछ लोगों को हाँ मुझे सर। लगता है नहीं, कुछ लोगों के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो भी डायलेमा में है, उनको भी समझ में नहीं आता सर बताऊं कि ना बताऊं। क्या यार? सही है सर। हाँ, देखो कोई बात नहीं, हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। समझे, सबसे पहला काम क्या है यहाँ पर? सबसे फर्स्ट लाइन जो एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहला फर्स्ट क्लास सैंपल, ये क्या होगा? सबसे पहली क्लास लोड होगी JVM में। ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसे ही आपसे आपको बताया ना कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो प्रोसेस है उस पर फोकस करो। पहला काम हुआ क्लास लोड हुआ, दूसरा
स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाएगी। कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल यस। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो क्या काम होगा, मेन मेथड लोड किए जाएंगे। मेन मेथड लोड होगा, देन इसके बाद न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कि नहीं यार? न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट, यस हाँ सर। हाँ। तो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ किधर, हीप एरिया में, है ना? न्यू कीवर्ड से क्या, सैंपल कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पास ये जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो बताओ कोई डेटा इनिशियलाइज करेगा, कोई डेटा स्टोर कराएगा? हाँ सर। कौन सा डेटा स्टोर कराएगा तो? सर नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक डेटा कौन सा स्टोर कराएगा? सॉरी सर, इनिशियलाइज कराएगा सर। है सर क्वेश्चन नहीं समझा सर, दोबारा बोलना। अरे ये जो कंस्ट्रक्टर है ये डेटा इनिशियलाइज कराएगा मेमोरी में, यस या नो? 10 and 20। सर वॉइस नहीं आ रही सही। वॉइस नहीं आ रही है? हाँ सर, ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है माइक? हाँ, जिसे बोलना है वो बस बोलो। इधर देखो, ठीक है। यार अभी ये क्या है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा बोलो? पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? सर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमारे पास, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू जो आपका इसके अंदर मेमोरी क्रिएट हुआ, तो सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी क्रिएट होगा। मेमोरी का नेम ए, सेकेंड मेमोरी का नेम बी, ठीक है। ए और बी क्रिएट। यस सर। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो इधर की 0। जीरो जीरो, दोनों की जीरो। अब ये एक जनरेट करेगा आपका JVM, एक एड्रेस क्रिएट करता है। तो क्या नाम से, क्या नाम एड्रेस क्रिएट हो गया? सैंपल @ कुछ हेक्सा वैल्यू, ठीक है, 33। इसने हेक्सा कोड जनरेट किया। अब ये न्यू कीवर्ड किसे पास करेगा बोलो? कंस्ट्रक्टर को पास करता है। तो इंटरनली जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, है ना? करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो करंट ऑब्जेक्ट जो है इसका एड्रेस हमने असाइन किया है एक वेरिएबल में। कौन सा वेरिएबल है? वेरिएबल का नेम क्या है? ए बी। अरे ए बी सर, ए बी। नहीं नहीं नहीं, इस ऑब्जेक्ट को हमने असाइन किया है। हाँ हाँ सर। ये ऑब्जेक्ट को ही असाइन किया। तो ऑब्जेक्ट को असाइन किसमें किया है? बोलो बोलो, मेमोरी का नेम क्या है? ऑब्जेक्ट तो सर कंस्ट्रक्टर ने सर। अरे मेमोरी का नेम भाई S1 ना, ये हाँ हाँ S1 हाँ। यार। ये क्या कर रहा है, इसको असाइन कर रहा है ना इसमें। तो ये तो सर आपकी ऑब्जेक्ट, आवाज ब्रेक हो जाती है तो सर समझ में नहीं आता है सर। सभी को ब्रेक हो रही क्या यार मेरी आवाज? हेलो, नहीं सर। है बीच बीच में हो रही है सर।
है, बीच बीच में लैग कर रही है। अच्छा, अभी बताओ, अभी सही है? हाँ ये जो अभी सही है सर। एड्रेस क्या होल्ड कर रहा है, तो सैंपल @111E33, ये एड्रेस होल्ड कर रहा है कौन आपका? सैम S1। आया समझ में? यस सर। न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ मेमोरी मिली, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा है। यहाँ पास कोई वैल्यू दे रहा है इनिशियलाइज कराने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट नहीं सर। कंस्ट्रक्टर है, कोई भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डेटा सेट कर रहे हैं क्या इसके अंदर? नहीं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कोई भी डेटा सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या किया, इसके रेफरेंस के थ्रू ट्राई किया इसके वेरिएबल्स, इसकी मेमोरी को, इसके फील्ड्स को क्या करने के लिए? डेटा स्टोर कराने के लिए। तो S1 एक रेफरेंस मिला जो कि पॉइंट करता है कि इसको, इस ऑब्जेक्ट को, और हमने S1 से बोला कि है S1 जो करंट क्लास का आप ऑब्जेक्ट रखे हो उसके पास क्या कोई ए नाम का वेरिएबल है, मेमोरी है? यस। एड्रेस है? यस। उसमें असाइन कर दो 10। यही ना करना है? बताओ, ये लाइन जो एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? ए वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है? डिफॉल्ट वैल्यू। इसको रिप्लेस किया जाएगा, अब क्या जाएगा? 10 स्टोर होगा। इसी तरह से सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा, S1 रेफरेंस, रेफरेंस किसका पॉइंट कर रहा है? S1 डॉट बी ना, इक्वल टू 20। बी में चेक किया जाएगा, बी में असाइन कर देगा वैल्यू, सीधा बी वेरिएबल है, यस, स्टोर कर दो क्या? 20। 10 एंड 20 साइन हो गया। तो हमने डिस्प्ले कराया S1 डॉट ए, S1 डॉट ए, फिर से S1 डॉट ए, S1 से मैंने बोला है S1 क्या ए नाम की मेमोरी है? यस है। तो आप उसका डेटा मुझे प्रोवाइड करो। तो इसने डेटा प्रोवाइड किया, क्या डेटा प्रोवाइड करेगा? S1 डॉट ए, S1 डॉट ए क्या डेटा प्रोवाइड करेगा? हाँ हाँ, यहाँ पास क्या डेटा प्रोवाइड करेगा? 10। S1 डॉट 10। S1 डॉट बी क्या वैल्यू है यहाँ पास? 20। सिंपल, समझ में आया? न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन क्या होगा? इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। वैल्यू कैसे स्टोर की जाएगी? हम उससे उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस लेने के बाद एक ए वेरिएबल जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, मेमोरी है, उसके अंदर एक एक करके असाइन कर रहे हैं डेटा। ये बस, ये सिंपल, ये मैंने बताया अभी। ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है? ये कौन सा अप्रोच है यार? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यस सर। डिफॉल्ट हाँ सर, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट का। किसके अंदर कोई भी पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो कौन कौन हैंडल कर रहा है? कंपाइलर, ठीक है। अब देखो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सॉरी, यहाँ पास नॉन पैरामीटराइज मतलब नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सैंपल दिस कंस्ट्रक्टर, ये है सैंपल। सैंपल ये कंस्ट्रक्टर बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्या है? 10 एंड 20 को इनिशियलाइज कराना है ना। तो यहाँ पास इंट ए कॉमा इंट बी वेरिएबल बनाया और इनिशियलाइज किया दिस डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी, ओके।
अब यहाँ पर जो हम ये डेटा असाइन कर रहे थे इसकी जरूरत है क्या? नहीं। अब हम नो सर। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास हमें मिल गया है कि ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके अंदर हमने पास किया 20, 30, 20, 30। अब बताओ क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी 20, 30? S1 20 S1 A की वैल्यू 20 B की वैल्यू 30। हाँ, इसको हमने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, 20, 30 मिला। यस। अगर मान लो मैं क्रिएट करना चाहूँ सैंपल एक और ऑब्जेक्ट है ना, सैंपल S2, तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अच्छा इसमें पैरामीटर में वैल्यू नहीं। और मैं इसमें सेट भी करना चाहूँ S2 डॉट A इक्वल टू 30, S2 डॉट B इक्वल टू 40, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है? क्या बताओ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है या सही है? सर ऐसे वैल्यू दे सकते हैं सर? कैसा वैल्यू? नहीं, जो सैंपल डैश टू इक्वल टू न्यू सैंपल करा है, और जो पैरामीटर की जगह जो नॉन पैरामीटर वैल्यू आपने साइन करी है S2 डॉट A और 30 एंड 40। हाँ हाँ, बोलो, आगे बोलो, पूछना क्या करना है, क्या पूछ रहे ऐसे वैल्यू मतलब दे सकते हैं क्या हम? हो? एक्स्ट्रा वैल्यू? नहीं, जिस तरीके से आपने ये दिया ना सर S2 डॉट A हाँ 30 एंड S2 डॉट B, ऐसे वैल्यू दे सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा। ठीक है, क्या है, यही चीज तो मैंने बताया यार, यही चीज तो मैंने बताया ना यहाँ पास। एक डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कराना, अभी जो मैंने किया डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया, इससे पहले लास्ट टाइम क्या किया था, कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं, इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू। यहाँ ऑब्जेक्ट के रेफरेंस थ्रू हमने वेरिएबल में डेटा असाइन किया ना। देखो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया, ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ, यस। रेफरेंस ये जनरेट हुई, इसके रेफरेंस इसके इसने होल्ड किया, इसके रेफरेंस से हमने इसको एक्सेस किया ना, डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर रहे। देखो S1 क्या है, रेफरेंस है ना इस ऑब्जेक्ट का। हाँ सर। तो हम क्या डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं या फिर इसके रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं? सर रेफरेंस है। हाँ ठीक है, तो बताओ जो हम यहाँ रेफरेंस के थ्रू, सॉरी रेफरेंस के थ्रू हम डेटा सेट भी कर सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू डेटा गेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, डेटा गेट भी किया ना रेफरेंस से, यस सर। गेट किया है, गेट किया है। ठीक है, यहाँ यहाँ बताओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम प्रोग्राम में? नहीं सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, देखो इधर कंपाइल करें, आउटपुट पुराना वाला। एरर, लाइन नंबर 14 में एरर क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्टर सैंपल इन क्लास सैंपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। मतलब यहाँ प्रॉब्लम है आपका, क्या रिक्वायर्ड इंट 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 टाइप का पैरामीटर रिक्वायर्ड है, नो आर्गुमेंट्स, मतलब आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। रीजन एक्चुअल सर एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ अब आप बताइए, इससे पहले कंपाइलर ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड किया था ना। हाँ सर क्या था?
लेकिन अब क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? अब क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कंस्ट्रक्टर? क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि अब कंपाइलर ने सीधा बोल दिया है कि अगर एक भी कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है यार? अब आप प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट करो। वो कौन सा कंस्ट्रक्टर? सैंपल कंस्ट्रक्टर विथ इक्वल टू ए नॉन पैरामीटराइज। अब ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ आप कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करेगा, यस एक्सेप्ट यस किया सर। इसने, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ मेमोरी मिल जाएगी। ये कंस्ट्रक्टर इसे कॉल करेगा, इसको पास करेगा डेटा 2030 और ये 2030 डायरेक्ट स्टोर कर देंगे किसमें? इस वेरिएबल में। जब वैल्यू स्टोर हो गई तो अलग से रेफरेंस की जरूरत नहीं है हमें डेटा स्टोर कराने की। यहाँ दोनों अप्रोच है। यहाँ पास डेटा स्टोर नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट है, इसलिए हम रेफरेंस के थ्रू डेटा स्टोर कर रहे हैं। यहाँ हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा पास कर रहे हैं और स्टोर करा दे रहे हैं। समझ में आया? यस सर। जावा सी कंपाइल और इधर जावा सैंपल। क्या है? 2030 ए और बी की वैल्यू आई है और इसी तरह से एक और वैल्यू हम करते हैं कॉपी S2 की प्रिंट करते हैं ना। S2 रेफरेंस का ए और S2 रेफरेंस का बी वैल्यू। कंपाइल एंड रन। 2030 नॉन पैरामीटराइज सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू और 3040 नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, दोनों समझ में आ गया? कंट्रोल ए सी और ये क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये जो है एक एग्जांपल। बाकी सारी चीजें सेम होंगी, बस क्या है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर अलग अलग है। कंस्ट्रक्टर क्या अलग अलग एग्जीक्यूट किया जा रहा है ना। तो यहाँ जो क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देखो क्लास लोड होगा, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस, यहाँ मेमोरी का नेम क्या होगा? Sample1। यस, S1। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू, अरे इसको ही कॉपी कर लेते हैं पूरा ऊपर वाला है। हम्म ये मेमोरी पॉइंट किसको कर रहा है बताओ? मेमोरी नेम क्या है यार इसका?
रेफरेंस वेरिएबल इसका S1 S2 यस सर। ये जो है ऑब्जेक्ट एड्रेस 33 की जगह 44 यहाँ होल्ड करेगा किसको, इसको क्या नाम है, सैंपल एट 11E33। एक एड्रेस ये होल्ड कर रहा है, दूसरा एड्रेस किसका होल्ड कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट का, सैंपल एट 11 और कितना है 44। ठीक है, ये जो पॉइंट किया इसने किसको, इसको पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कंस्ट्रक्टर जाएगा सीधा, पहले क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से जाएगा इसके पास, यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद एक वेरिएबल मेमोरी क्रिएट होगी, क्या नाम से, कौन सा मेमोरी क्रिएट होगा यार, कंट्रोल डी, इधर ए और बी, क्योंकि लोकल वेरिएबल है, पैरामीटर वेरिएबल है ना, ए और बी। यस, इसके यस अंदर सर। हाँ, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर किया जाएगा, 20 30। यहाँ से जो वैल्यू जाएगी सीधा किसके पास, तो यहाँ मैं इसको बोलता हूँ 20 और इसी में यहाँ जाएगा, ये जाएगा 30। ठीक है, अब इसके बाद 20 काफी स्मॉल दिख रहा है क्या, चीजें दिख रही है नहीं, हाँ सर। हाँ सर दिख रही है। नेक्स्ट, अब ये दिस डॉट ए मीन्स करंट क्लास जो है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है, ये वाला, करंट क्लास, दोनों करंट क्लास ही है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस में जाके असाइन करना है 20 30, एस सर S1 में सर। हाँ S1 में ना, अरे ये भी डिफॉल्ट वैल्यू है ना, इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं, वहां तक पहुंची नहीं है ना वैल्यू। ठीक है, न्यू कीवर्ड सैंपल को पास करेगा क्या, इसका एड्रेस, क्योंकि न्यू कीवर्ड के पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, तो इसने किसको पास किया, कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर एक एड्रेस लेके जा रहा, कौन सा एड्रेस, ये सैंपल 3030। ठीक, 3030 इस कंस्ट्रक्टर जो है इसके पास कौन सा एड्रेस है यार, 3030। तो दिस जो पॉइंट करता है किसको, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो करंट क्लास कौन है, जो इसके पास एड्रेस है ना, तो एड्रेस कौन है 3030, अभी करंट में कौन है 3030, तो 3030 जो वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल है, वो ये, अरे दिस मीन्स ये कंस्ट्रक्टर यार, दिस मीन्स यस एड्रेस। ठीक है, तो ये दिस रिप्रेजेंट करता है ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ये दिस, ये सैंपल ऑब्जेक्ट के अंदर ए वेरिएबल है, यस है, उसके अंदर जाओ, असाइन कर दो वैल्यू, तो वैल्यू क्या किया जा रहा है, इसमें से असाइन किया जा रहा है इस रेफरेंस में, इस रेफरेंस वाले ऑब्जेक्ट में, यहाँ क्या है
कंस्ट्रक्टर क्या पास किया 20। अब ये 20 ए वेरिएबल से जाके किस में जा रहा है, ये वाले वेरिएबल, मतलब यहाँ इसमें स्टोर हो रहा है। समझ में आया? यस, ये ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल, इन दोनों की वैल्यू मैं एक फ्लो बता रहा हूँ, बस सिंपल समझना। यहाँ से इसको इसमें असाइन किया जाएगा और ये जो है चला जाएगा यहाँ यहाँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कर रहा है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, सीधे इस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट ये यहाँ, मेमोरी यहाँ मिली है, यस मेमोरी मिली है यहाँ, तो यहाँ पर यहाँ यस जाएगा, सर। यहाँ मेमोरी में क्या हो गया, सबसे पहले ए असाइन किया गया ए वेरिएबल में, ये रेफर कर रहा है किसको 20, यहाँ पास क्या जाएगा 20 स्टोर होगा। दूसरा क्या है बी, बी वेरिएबल में यहाँ जाएगा बी वेरिएबल में असाइन किया गया किसको 30। ये हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। दूसरा क्या है रेफरेंस के थ्रू। क्या कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया इस सीन में, इनिशियलाइज कराएगा कंस्ट्रक्टर, अरे नहीं ना, ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। ये हाँ सर। हाँ ये एक एड्रेस देगा किसे, न्यू ऑब्जेक्ट के पास, न्यू ऑब्जेक्ट असाइन करेगा s2 नाम के वेरिएबल में। तो न्यू ऑब्जेक्ट ने दिया किसको s2 नाम के वेरिएबल में असाइन किया, तो यहाँ से ये जो एड्रेस था इसके अंदर आ गया। अब इसके रेफरेंस से डायरेक्ट हम किसको एक्सेस कर रहे हैं ए वेरिएबल को। तो s2 डॉट a, क्या s2 रेफरेंस वेरिएबल के पास कोई वे वैल्यू है, यस ए वेरिएबल, तो यहाँ जाएगा सीधा इसके ऑब्जेक्ट में क्या किया जाएगा असाइन कर देंगे 30। इसी तरह से s2 डॉट बी रेफरेंस पॉइंट क्या असाइन कर देंगे इसके अंदर 40। ये है रेफरेंस के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, और ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पास ये जो वाला स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पास सिंपल s1 डॉट a, तो s1 डॉट a वेरिएबल, यहाँ पास डिस्प्ले s1 डॉट b, ये आ जाएगा b, तो इसकी b की वैल्यू। इसी तरह से s2 डॉट a वेरिएबल है ना, तो यहाँ से s2 डॉट a की वैल्यू, s2 डॉट b, यहाँ से b की वैल्यू फेच करके रिकॉर्ड देगा। तो आउटपुट क्या आएगा यार, इधर आएगा 20 30 और आउटपुट फर्स्ट आउटपुट क्या आएगी 20, सेकंड जो होगा वो होगा 30, थर्ड जो होगी s2 की 30 एंड फोर्थ जो होगा 40। ये आउटपुट आएगा ना। बताओ प्रोग्राम समझ में आया नहीं आया? यस आया सर आया। हाँ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं सर, अच्छे से पढ़ाया सर आपने, समझाया सर अच्छे से सर। हाँ समझ आ गया, चलो आएगा यार, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये प्रोसेस अभी है किसका, कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं यार? 3 टाइप 3 टाइप्स के, कौन कौन से? और पैरामीटराइज्ड नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, और एक होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर चैनिंग। कंस्ट्रक्टर चैनिंग को उसको बोलते हैं जो एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, मतलब एक कंस्ट्रक्टर से हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कराते हैं उसके लिए। हाँ सर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसकी नीड समझ में आई क्यों है?
और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या कहलाती है? क्लास का नेम कंस्ट्रक्टर जो होगा, क्लास नेम सेम होगा बट पैरामीटर डिफरेंट होंगे, इसको कहते हैं डिफरेंट होंगे। हाँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। चलो देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का चलो एग्जांपल कल बता देंगे, आज टाइम ज्यादा हो गया है ना। ओके सर। और कोशिश करो यार थोड़ा